अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एमएस एक्सेल कोर्स की आज की क्लास में। और आज हम एक्सेल के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ एक्सेल के बेसिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कुछ और टॉपिक्स को। और ख़ास करके जो टूल बार होती है जिसको मोस्ट ऑफ लोग इग्नोर कर देते हैं कि एक्सेल में सिर्फ फार्मूलाज जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है और टूल्स जो हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। तो देखें ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा आप लोग नहीं जानते। मोस्टली मैंने देखा है कि जो मेंटोर्स या ट्यूटर्स हैं वो सिखाते हैं कि टूल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया करें, इनका कोई खास काम होता नहीं। तो इन पे ध्यान नहीं देते और ना ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, मोस्ट ऑफ टूल्स स्किप कर जाते हैं। तो ये एक बेहतर तरीका नहीं है एक्सेल को सीखने का। एक तो एक्सेल प्रो बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और टूल्स आपको नहीं आएंगे तो आप एक जो काम जो शॉर्टकट से हो सकता है वो आप लॉन्ग वे में करोगे। तो हम कंप्लीट टूल्स को इस कोर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे और साथ में फार्मूलाज भी मूव करते रहेंगे। तो आज हम कुछ टूल्स भी पढ़ेंगे और फार्मूलाज भी पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। देखें ये डेटा आपके सामने है और मैं इसको थोड़ा सा मतलब ब्यूटीफाई भी करूँगा, थोड़ा इसको बेहतर लुक भी दूंगा और इसमें हम फार्मूलाज भी लगाएंगे। बेसिकली यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। आई नो 7-8 सब्जेक्ट मतलब हो जाते हैं, पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप जितने जान लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्टेनेड मार्क्स हमें निकालने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं और इनकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। सो अब आपको मैं ये फार्मूलाज वगैरह बताऊंगा अभी। और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इनका जो रिजल्ट है वो भी हम कॉलम में लिख लेते हैं कि पास हैं या फेल हैं। अच्छा एक चीज़ देखें, अब कॉलम की साइज़ चेंज करनी हो आप यहाँ से कॉलम की साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये जो कॉलम की साइज़ है बॉक्सेस की, आप ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सबकी साइज़ एक जितनी रखें, कैसे रखें वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करें। रो की साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, देख लें। अच्छा अब देखें, इसमें ग्रेड मैंने नहीं लिखा कि इस स्टूडेंट ने कौन सा ग्रेड लिया है, ये मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि वो फॉर्मूला जो ग्रेड वाला लगता है ये काफ़ी एक लंबा फॉर्मूला लगता है और मैं आपको दूसरी ही क्लास में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम इस शीट में दोबारा आएंगे, थोड़ा सा जब हम एडवांस पढ़ लेंगे। तो फिलहाल मैं ग्रेड निकालना आपको नहीं सिखा रहा, आपके लिए है, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ये कोर्स समझ नहीं आएगा तो बोरिंग लगने लगेगा। तो हम थोड़ा ईजियर स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा अब देखें, यहाँ पर आपके सामने रोल नंबर्स मौजूद हैं, उसके बाद है नेम्स, उसके बाद ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स। हमें सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है कि अच्छा लुक दें, ऐसे पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। अच्छा जब भी आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इस सेल को हाईलाइट करना है, दोनों को मैंने आपको हाईलाइट पिछली क्लास में बताया था कि कौन सा कलर देना है। मैं इसको ब्लैक दे रहा हूँ और अब ये टेक्स्ट शो नहीं होगा क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है, तो शो नहीं होगा। तो हम टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, ये वाइट हो गया। पर अभी भी मैं चाहूँगा ये दोनों बीच में आ जाएं, सेल्स के बीच में आ जाएं। तो इधर आपको सेंटर का ऑप्शन मिलता है, बीच पे क्लिक करेंगे दोनों नाम बीच में आ जाएंगे। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड करेंगे तो टेक्स्ट आपका सेल की बिल्कुल राइट साइड पे रहेगा। बीच पे रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। मैंने अब इसको दे दिया। अब फॉर एग्जांपल ये अगर जिस तरीके से मैंने इसको हाईलाइट किया है, मैं इस तरीके से इसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, इनको भी फॉर एग्जांपल। तो मैं बार बार उसको सिलेक्ट करूँ, फिर यहाँ से ये कलर दूँ, फिर उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करूँ, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। आप शॉर्टकट में सिर्फ इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करें और जिस नाम पे आप क्लिक करेंगे आप वो हाईलाइट होता जाएगा, जिस भी नाम पे आप क्लिक करें। ठीक है, जितनी बार क्लिक करें। अब आप चाहते हो मैंने हाईलाइट कर दिया है अब ना हो, तो फॉर्मेट पेंटर पर टिक हटा दें, ये अब भी हाईलाइट नहीं होगा। अच्छा जो बिगिनर जो हो सकता है कुछ आप में ऐसे बंदे हों जो एक्सेल को थोड़ा बहुत जानते हों, तो उनको हो सकता है कि सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं और बोरिंग है। देखें 3-4 क्लासेस हम थोड़ा बेसिक्स स्टडी करेंगे, फिर मेरी कोशिश होगी जल्द से जल्द हम एडवांस की तरफ मूव करें। तो आपको हो सकता है अभी थोड़ा लग रहा हो कि मुझे सब पता है, पर एडवांस क्लासेस में आपको 2-3 क्लासेस के बाद आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा जिनको एक्सेल आता है, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है एक्सेल के साथ। ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट पेंटर का। अब यहाँ पर कट एंड कॉपी है, ये आप एक सिंपल चीज़ है, इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, इधर पेस्ट करना चाहो पेस्ट कर लो। ठीक है, अगर कट करना है कोई चीज़ को इधर से कट कर लें, इधर आप पेस्ट कर लें, ये एक सिंपल तरीका है। अब इन सब चीज़ों के शॉर्टकट होते हैं।
ये अंडू करने को है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, ये मुझे वापस करना है तो मैं अंडू कर सकता हूँ। ये देखें हट गया। वापस यहाँ पे इस अंडू को रीडू करना है मुझे, तो रीडू आप इधर से कर सकते हैं, ये वापस आ जाएगा। तो ये स्टेप्स आप चेंज कर सकते हैं इधर से। अब देखें उसके बाद है हमारा कॉपी पेस्ट वगैरह हो गया। अब इनके शॉर्टकट्स होते हैं, और जितना आप शॉर्ट कीज को यूज़ करेंगे उतना आपके काम में स्पीड आपकी बढ़ेगी और आपका फ़ायदा है, आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा इससे। आप काम जल्दी करेंगे तो आपकी मतलब आपका ही फ़ायदा होगा ना, आप एक काम बहुत क्विकली कर रहे हो तो आपकी एक रेपुटेशन बढ़ेगी। सो आपको बहुत हेल्प देंगे शॉर्टकट। कोशिश करें शॉर्टकट्स को यूज़ करें। सो जिस चीज़ का भी शॉर्टकट चाहिए उसके ऊपर आके कर्सर को रखें, देखें शो हो गया Ctrl+C, मतलब Ctrl+C दबाने से कॉपी होगा। हम ट्राई करके देखते हैं, इसको Ctrl+C दबाया, इधर आके Ctrl+V किया, ये देखें पेस्ट हो गया। अब हमें इसको कट करना है तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+X, और इधर मैं पेस्ट करूँ इधर आ जाएगा। और अगर हम इसको हाईलाइट करना चाहें तो इसके शॉर्टकट मौजूद है, अगर इसको बोल्ड करना चाहें तो Ctrl+B है, इसका Ctrl+I, मतलब इस तरीके से हर चीज़ के शॉर्टकट मौजूद हैं। तो आप देख के इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे एकदम सारे शॉर्टकट याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, मसला नहीं है। अब उसके बाद हमें ये टूल्स क्या हैं, इनमें क्या काम है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। अब फॉर एग्जांपल मुझे इनको सबको पहले तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके सब सेल्स को सेंटर कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सेंटर कर दिया मैंने। अब सेंटर करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा थिक करना चाहता हूँ, मुझे मतलब ये दिखने में थोड़ा इनको मसला हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ थोड़े से ये फॉन्ट थिक हो जाए। तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, बोल्ड कर दूँगा, देखें थोड़ा थिक हो गया, वेट बढ़ गया। तो इस तरीके से आप सबका भी साथ में वेट बढ़ा दें तो अच्छा लगेगा जब ज़रूरत हो। अभी मुझे मतलब कम दिख रहे थे तो मैंने सबका बढ़ा दिया, जब ज़रूरत हो तो सबका बढ़ाइएगा, वरना जितनी नीड हो। अब मैं सबको ही सेंटर करूँगा इनको यहाँ से, और सबको ये वाला जो फॉर्मेट है दे दूँगा। फॉर्मेट कैसे देना है, क्लिक करें, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करें और आप सबको सिलेक्ट कर लें, तो ये फॉर्मेट इनको आ जाएगा, देख लें सबको वही फॉर्मेटिंग आ गई। अब इनको हम बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि थोड़ा और इसका लुक अच्छा बन जाए। क्लिक करें, बॉर्डर हमने कल पढ़ाया था, आल बॉर्डर पे क्लिक करें, बॉर्डर आ गया आपका, ठीक है। सो हो सकता है कुछ मैं चीज़ें अगर रह भी रही हैं तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। अच्छा, मुझे फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर 87 है, इसके नीचे एक लाइन ऐड करनी है, अंडरलाइन। तो यहाँ पर आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन है, क्लिक करें, एक लाइन ऐड हो गई। अगर आप चाहते हो यहाँ पर मुझे कोई डबल लाइन ऐड करनी है तो डबल लाइन पे क्लिक करें, तो ये डबल लाइन आ गई। हटानी है तो वापस इस पर क्लिक करें, हट जाएगी। तो ये एक शॉर्ट तरीका था। अब इसमें ये आपका फ़ॉन्ट बार तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। साइज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज आप इधर से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, मतलब इनका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, इधर क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं, स्टाइलिश लेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन इंटरनेट से भी आप फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इनमें लगा सकते हैं। देखें ये बहुत स्टाइलिश हो गया। सो मैं इसको हटा रहा हूँ। बहरहाल इस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको ये तो बता दिया कि इनसे टेक्स्ट हम सेंटर वगैरह कर रहे होते हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं, मैंने इधर लिखा ABC, मुझे इसको यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये तो मैं पता है। पर इस ऑप्शन का क्या काम है, इन ऑप्शंस का हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो भी नहीं रहा। इनका काम क्या है मैं बताता हूँ। पहले जूम इन कर लें थोड़ा सा, ठीक है। जूम इन करने के बाद इस रो की जो साइज़ है थोड़ी बढ़ा दें, इसको स्पेस मिल जाए। साइज़ बढ़ गई। साइज़ बढ़ने के बाद देखें ये बिल्कुल कॉर्नर में आ गई ABC। हम चाहते हैं ये इधर ऊपर रहे, इससे तो हम सिर्फ करेंगे तो ये सेंटर लेफ़्ट राइट होगा। हम चाहते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर आए, तो फिर आपको ये काम आएंगे मिडिल, ठीक है, ये अपर डाउन, तो ये मतलब आपको काम आएंगे। इनको आप यूज़ कर सकते हैं और इनसे आपका टेक्स्ट ऊपर या मिडिल में या नीचे आप जहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। एक बेहतरीन टूल है ये भी। तो जब इस साइज़ रो की ज़्यादा होगी या जब इसको स्पेस मिलेगा बाहर के हिस्सों में, तब आपको ये काम आएंगे। अब ये एंगल का ऑप्शन है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखें ये एंगल चेंज करता है टेक्स्ट का, ठीक है, ये देखें एंगल चेंज कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट।
अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कुछ लिखना है ABC, अब ये लिखा हुआ इधर है पर आप चाहते हो शो इधर हो या इसको आगे भेजना हो, तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करते जाएं, ये अगले सेल में शो हो रहा होगा। पर हालांकि ये है इस सेल में, डबल क्लिक करके देखेंगे इस सेल में होगा। अगर आप उस सेल पे डबल क्लिक करोगे तो कुछ ज़ाहिर नहीं होगा, वाइट ही होगा, मतलब उसकी हमने इंडेंट इंक्रीज कर दी। अगर कम करेंगे तो वापस आ जाएगा डिक्रीज करने से। उसके बाद रैप टेक्स्ट। अब देखें रैप टेक्स्ट बेसिकली ये करता है, आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, और सेल की साइज है इतनी, ठीक है, सेल की साइज कितनी है, छोटी है। अब ये सेल तो छोटा है और मेरा टेक्स्ट जो है इस तरफ आ गया दूसरे सेल में। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, सेल में जितना भी टेक्स्ट है उस सेल में ही रहे, दूसरे सेल में शो ही ना हो। मतलब अगर बाहर जाता भी है तो उसी सेल को बड़ा कर दे एक्सेल खुद उस सेल की साइज बढ़ा दे, पर उसी सेल में रखे, बाहर ना लेके जाए। तो आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पे सिर्फ क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे ये देखें एक ही सेल में पूरा डेटा एडजस्ट हो गया, खुद उसने कर दिया, आपको कोई मसला ही नहीं आया। रैप टेक्स्ट इसलिए काम आता है कि बाहर सेल में दूसरे सेल में आपकी डेटा ना जाए। सो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं रैप टेक्स्ट को। उसके बाद मर्ज है। अब मर्ज फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहूँ मैंने एक स्कूल की ये डेटा बनाई है, अब मुझे स्कूल का ऊपर ऊपर नाम लिखना है इनके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी ऊपर नाम लिखने के लिए। तो जब हम जगह नहीं छोड़ते तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे ला सकते हैं यहाँ पर जगह, आप कैसे खाली करेंगे। पहले तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इस रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट साइड क्लिक करेंगे रो के, जब रो डिलीट करनी हो तो इसके राइट साइड क्लिक करें, डिलीट कर दें, डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे इसके ऊपर नाम लिखना है, ठीक है। सो इस नंबर 1 पे क्लिक करें, राइट साइड क्लिक करें, इंसर्ट दबाएं। इसका शॉर्टकट भी है, मैं फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट्स में ज़्यादा नहीं डाल रहा, फिलहाल आप इसको यूज़ करें। इंसर्ट पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे एक रो आ गई। अब अगेन क्लिक करें, एक और बार क्लिक करें, 3 रो हमने इधर लाई। 3 क्यों लाएंगे, क्योंकि हमें नाम थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है। मैंने सबको सिलेक्ट किया, सारे सेल्स को, क्योंकि अब देखिए मैं अगर इधर भी डेटा लिखता हूँ कुछ भी ABC काफ़ी छोटी लिखेगी और एक ही सेल होगा तो मज़ा नहीं करेगा, नाम इतना बड़ा नाम तो लिखा ही नहीं जाएगा। इन सेल्स में हम बड़ा नाम लिखना चाह रहे हैं जो बड़ा आए इधर तक, कैसे आएगा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सब सेल्स को आपस में मिला सकते हैं और एक बड़ा सेल बना सकते हैं। तो मैं इन सब सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और मर्ज पे क्लिक करूंगा तो ये एक बड़ा सेल बन जाएगा। देखें अब यहां पर मैं लिखना चाहता हूं ABC स्कूल कराची। सो मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। अब मैं इसको सेंटर करता हूँ, फॉर्मेट इसको दे देता हूँ और बोल्ड भी कर देता हूँ। उसके बाद इसकी साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें हमने इसकी रो के साइज थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं, मसला नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं। अब देखें एक बड़ा सेल हो गया, उसमें आपने स्कूल का नाम लिख दिया और पूरा मतलब नाम आ गया। तो इस तरीके से आप मर्ज को यूज़ कर रहे होते हैं। मर्ज आपको काफ़ी जगहों पे काम देता है, पर याद रखिएगा मर्ज जब आप करते हैं सेल्स को तो उनको अगर फार्मूला में यूज़ करेंगे तो रेंज थोड़ा मसला करती है। आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, मतलब आइडिया आपको दे देता हूँ। तो हेडिंग्स में यूज़ किया करें मर्ज को, नीचे यूज़ करने से थोड़ा गुरेज करें, मसले आते हैं। आप बिगिनर हो, जब मसले आप थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओगे तो मसले आए भी तो आप हल कर लोगे, पर अभी थोड़ा सा गुरेज कीजिएगा नीचे यूज़ करने से मर्ज को। बहरहाल हम इसको आगे समझेंगे। सो मैंने मर्ज को हटा दिया, वापस हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा और आप इस नाम को इधर से पहले सेल में नाम होगा क्योंकि हमने मर्ज को हटाया है, डिलीट कर दें। उसके बाद इन रोज़ को हटाना है तो हटा दें, मसला ही नहीं है, डिलीट कर दें। तो इस तरीके से आप मर्ज को यूज़ करते हैं। अब देखें मैंने आपका अंडू, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अच्छा ये ग्रुप्स हैं, ये समझ लें। ये जो बीच में देखें एक लाइन लगी हुई है, ग्रे सी लाइन, ठीक है, तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसमें क्लिपबोर्ड की चीज़ें हैं। ये अंडू ग्रुप है, इसमें अंडू की चीज़ें हैं। ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें फॉन्ट की चेंजेस वगैरह हैं। उसके बाद इसमें अलाइनमेंट है, तो ये अलाइनमेंट की ग्रुप हैं, देखें,
ठीक है। तो ये ग्रुप बने हुए हैं। तो हमने यहाँ तक मतलब अंडू से लेके अलाइनमेंट के ग्रुप तक सारे टूल्स को देखा है। कोई भी टूल आपका रहता नहीं है, देख लें। मैंने सारे टूल्स आपको बता दिए हैं कल से लेकर अब तक, यहाँ तक हमने टूल्स कवर कर लिए। सो अब आगे टूल्स में हम नहीं जा रहे, अब मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगा, उसके बाद बाकी ये टूल्स जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। सो अब हमें यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सम का, इक्वल सम। फॉर्मूला खोला, इस रेंज को कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, देखें। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। 363 मार्क इसने लिए हैं, टोटल हमारे पास आ गया। पर अब देखें 363 मार्क तो उसने लिए हैं। अब आप क्या करोगे, अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 बार ये फॉर्मूला लगाओगे सम का, या आप फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट है तो 500 बार फार्मूला लगाओगे? ऐसा नहीं होता। एक्सेल है, कंप्यूटर है, ऑटोमेशन है, तो आपने थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। आप जब एक बार फॉर्मूला लगा लो, इधर क्लिक करो, इस कॉर्नर पे आपको एक डॉट दिख रहा है, ठीक है। इस पे जैसे कर्सर को लेके जाओगे तो ब्लैक प्लस बन जाएगा, ब्लैक कलर का एक प्लस बन जाएगा, देख लें। जब ये ब्लैक प्लस बन जाए कर्सर, तो क्लिक करके माउस का बटन छोड़ना नहीं है, क्लिक करके इसको नीचे लेके आएँ, ड्रैग करते आएँ, और बिल्कुल नीचे जहाँ तक फार्मूला को लाना है वहाँ तक लेके आकर हाथ हटा दें माउस से। ये देखें सब में फार्मूला लग गया, और सब में फार्मूला डिफरेंट है, हर किसी का मार्क्स डिफरेंट आए हैं, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ। एक बार आपने करना क्या है, सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर फॉर्मूला लगाना है सम, उसके बाद इनको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करें, यहाँ पर आएँ, और इस प्लस के आइकॉन जब ये आ जाए तो उस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करके जहाँ तक फार्मूला आपको लाना है वहाँ पे आके छोड़ दें। सब में फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा और सबके मार्क्स निकल आएंगे। इसको ड्रैग फंक्शन कहते हैं, फिल फंक्शन कहते हैं। फिल क्या है हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं। ये फिल आपका इधर मौजूद है, देख लें। फिल में और भी काफ़ी कुछ है, और फिल में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। इसका एक फंक्शन फिलहाल आप समझ लें, बाकी जब हम उसमें जाएंगे, उस टूल में पहुँचेंगे तो हम सब चीज़ों को देखेंगे, डोंट वरी। अब टोटल मार्क्स 4 पेपर्स के अकॉर्डिंग 400 मार्क्स हम टोटल मार्क्स लिखते हैं कि 400 मार्क्स टोटल हैं, ठीक है। 4 पेपर्स, पर पेपर 100 मार्क्स, तो मैंने 400 लिखे हैं फॉर एग्जांपल। किसी में 75 80 भी वगैरह होते हैं, आई नो, पर मतलब फिलहाल हम एग्जांपल के लिए 400 ही लिख रहे हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे। अब उसके बाद परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए आप सिंपली इक्वल लिखें, फॉर्मूला कोई भी नहीं लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्लिक करेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स पे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ, और शिफ्ट और 8 को दबाएंगे तो स्टार की निशानी आएगी। अच्छा, एक बात को समझ लें, ये जो स्लेश की निशानी दे रहा हूँ मैं, मतलब इधर फार्मूला नहीं लगाना, पहले तो ये समझ लें फार्मूला नहीं लगाना, ठीक है। ये बेसिक फंक्शन हैं तो इसमें फार्मूले का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। इक्वल की निशानी दें, फार्मूले से पहले निशानी तो ज़रूर आएगी। उसके बाद डायरेक्ट आपकी जो वैल्यू है, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, उस पर क्लिक करें। उसके बाद इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए कंप्यूटर में आप चाहे वेब डेवलपमेंट कर रहे हो या कोई भी फील्ड में हो, वहाँ पे कंप्यूटर में जब भी होगे तो आप स्लैश यूज़ करोगे डिवाइड के लिए, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किस वैल्यू से करना है, ये आपके टोटल मार्क्स पे क्लिक कर दें, ये सिलेक्ट हो गए। कोमा, कोमा देने के बाद, बल्कि कोमा नहीं, शिफ्ट और 8 दबाएं। इससे क्या होगा, स्टार की सिंबल आ जाएगी। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार की सिंबल यूज़ करते हैं। अब लिख दें 100, मतलब इन दोनों सेल्स को आपस में डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई करो रिजल्ट को 100 से। 100 क्यों, हर पेपर पे मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स हैं। हम एंटर करेंगे, ये लिख के आपको एंटर करना है। एंटर किया तो कितनी परसेंटेज आई, 90। इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं सेम तरीके से, जैसे कॉर्नर से पकड़ के। ये देखें सबकी परसेंटेज निकल के आ चुकी है। जिनकी अगर पॉइंट्स नहीं बनते तो उनके सिर्फ 2 डिजिट आए, जिनके पॉइंट्स बनते हैं तो उनके फिर उस तरीके से आए। तो ये इनके फिक्स हैं इसलिए इनके पॉइंट्स नहीं आए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्क्स आपका टोटल हैं
इसने 400 में से 363 लिए हैं, तो 90% तो बनती है आराम से, तो उसने सही बताया है। सबकी परसेंटेज आपके पास आ गई। अब आपको देखना है कि पास है या फेल है। ठीक है, पास है या फेल है, ये भी आपने देना है। तो आप कहते हो कि यहाँ पर मुझे चेक करना है, और मैं कहता हूँ 200 मार्क्स से नीचे वाले को फेल करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? इक्वल इफ। अब इफ जो है, इफ फॉर्मूला जो है कंडीशन वाला फार्मूला है, ये किधर भी अप्लाई हो सकता है। आप इसको, इसका फंक्शन समझिएगा, ये नहीं कि सर ने मार्क्स में लगाया है या रिजल्ट में लगाया है तो वहीं पे यूज हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। काइंडली फॉर्मूला जितने भी पढ़े उनके लॉजिक को समझना है। आप कहीं भी फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, खास करके इफ को तो आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपका माइंड इसको समझ जाए कि इसको यूज कैसे करना है। इफ कहीं भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इफ का मतलब है अगर, अगर ये हो तो मुझे ये दिखाओ, अगर ये ना हो तो मुझे ये दिखाओ। इसकी कंडीशन, मैं आपको सिंपल अल्फाजों में इसकी कंडीशन समझा रहा हूं। अगर ये हो तो मुझे ये करके दिखाना, अगर ये ना हो तो मुझे सेल में ये दिखाना। इसकी कंडीशन यही है सिंपल वर्ड्स में, मैं आपको इसलिए इसके लिए बता रहा हूं। तो देखें, इफ लिखा। अब क्या कह रहा है? लॉजिकल टेस्ट, मतलब कौन सी वैल्यू को देखूं। मैं कहता हूं इस सेल में चेक करना कि कितनी रकम है। ठीक है, चेक करने के बाद मैं इसको लेस देन की सैंपल दूंगा, लेस देन। ठीक है, अगर ये सेल, अगर सेल में डेटा कम है, ठीक है, 200 से कम है, हमने लेस देन की सैंपल दी, उसके बाद 200 लिखा कि 200 से मार्क्स कम हैं, तो कोमा, कोमा देंगे। कोमा मतलब पहला ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया। लेकिन जैसे मैं कोमा दे रहा हूँ इधर से, ये अभी बोल्ड हैं, ये लेटर लॉजिकल टेस्ट वाले। ये मतलब अभी क्या मांग रहा है? लॉजिकल टेस्ट। जब आपका एक ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा, आप एक काम पूरा कर देंगे तो कोमा देंगे, और जैसे ही कोमा दोगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट बन जाएगा, और ये वैल्यू इफ ट्रू बोल्ड हो जाएगा। देखना, मैं कोमा दूंगा, ये देखें थोड़ा सा टेक्स्ट पतला हो जा, थिक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कॉमा देने से ये हो रहा है, तो मतलब अब हमारी लॉजिकल टेस्ट इसको मिल गई। फॉर्मूले को अब चाहिए वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये 200 मार्क्स से कम हो तो क्या करूं? तो मुझे दिखाना। अब जब भी आप फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला में अंग्रेजी का अल्फाज लिखोगे, इंग्लिश के लेटर्स लिखोगे अंदर फॉर्मूले में, तो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना पड़ेगा, बाहर नहीं लिख सकते। बाहर लिखोगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आपने इन्वर्टेड कोमा देना है, शिफ्ट और कोमा को दबाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा। इसमें आपने लिखना है पास। अच्छा, कम है तो फेल हम लिखेंगे, फेल। अगर ऐसा नहीं है फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा अगेन। अच्छा देखें, कोमा क्यों दे रहा हूँ? अगर मतलब पहला ऑब्जेक्शन ट्रू है तो क्लियर हो गया ना। अगर ये ट्रू है तो हमें फेल दिखाना, मतलब 200 मार्क्स से कम है तो हमें फेल दिखाना, तो कोमा देंगे तो दूसरा ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया। अब देखें थिक टेक्स्ट कहाँ पर है? वैल्यू इफ फॉल्स पे, वो टेक्स्ट थिक हो गया है। तो मतलब अब अगर कह रहा है अगर 200 से मार्क्स ज़्यादा हो तो क्या करूं? तो हम कहते हैं मैं पास दिखाना। अब पास दिखाने के लिए अगेन इन्वर्टेड कोमा देंगे, पास इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट बंद। ठीक है, एंटर कर देंगे, ये आपका आ गया पास। उसके बाद इसको ड्रैग कर दें नीचे। अब सारे ही पास हैं क्योंकि 200 से मार्क्स किसी का भी कम नहीं है। हम किसी को ट्राई करते हैं मार्क्स कम करने के। इसके 212 हैं तो मैं इसके मार्क्स किसी पेपर में कम कर देता हूँ, जैसे कि 70 हैं तो मैं इसमें कर देता हूँ 40। तो देखिए ये हो गया फेल, और उसके परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और ये फेल हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला को हम अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर्मूले को यूज़ कर रहे होते हैं, और एक बेहतरीन तरीका है ये यूज़ करने का किसी भी फॉर्मूले को। अच्छा, लास्ट में आपकी क्लास अब कंप्लीट होने वाली है आज की। मैं एक चीज़ आपको और समझाना चाहूँगा। देखें, आप कोई भी फार्मूला लगाएं, इसमें ये G6 लिखा हुआ है, हम सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आ जाता है G6। अगर हम कोई और फार्मूला देखें जैसे कि ये परसेंटेज वाला, तो इसमें भी हमने सेल को सिलेक्ट किया G6, H6। ये क्या है? ये क्या नाम आते हैं जो हम लिखते हैं? या फिर हम इसको टोटल कर रहे हैं ऑप्टेंड मार्क्स में, तो देखें C3, F3, ये आखिर क्या चीज़ है? हम सिलेक्शन करते हैं सेल्स की और अजीब से नाम आ रहे हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या चीज़, हमें समझ ही नहीं आ रहा। परेशान नहीं हो, ये फॉर्मूला नहीं है। जो फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ आ रही हैं ना, जैसे कि आप, ये लोग समझते हैं कि ये भी फॉर्मूला है, C3, F3 ये फॉर्मूले की हिस्सा है, नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अरे भाई, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला जो आपको मैंने खुद लिखना सिखाया वो फॉर्मूला है।
जो सिलेक्शन करने से जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई आती है वो फॉर्मूला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। अब मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो इस कॉर्नर में एक आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पे क्या लिखा हुआ है D19, जिसका नाम है नेम बॉक्स, मतलब ये सेल का नाम है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसका क्या है H12, मतलब H12 इसका नाम है। अगर इधर क्लिक करूँ B3, मतलब B3 इस सेल का नाम है। ठीक है, नाम कैसे बन रहा होता है ये भी बताता हूँ। अगर इस सेल पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम क्या है B16, मतलब B कॉलम है और 16 रो नंबर है, तो बन गया B16। अगर मैं इधर क्लिक करूं तो क्या नाम है C4, मतलब C कॉलम में 4 रो है, तो C4 बन गया। और C4 बनने के बाद रिजल्ट में जब आप फॉर्मूला लगा हुए तो वहां पे नाम क्या आएगा C4, देखें C4। ठीक है, तो जो आपका सेल का नाम होता है ना, जब आप सिलेक्ट करते हो कि सेल में ये वैल्यू है, तो एक्सेल वैल्यू को नहीं देखता, वो सेल के नाम को देखता है कि सेल का नाम क्या है, फिर वो आपको फॉर्मूला में दिखता है। तो इससे परेशान नहीं होकर, ये आपके सेल का नाम होता है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की एक्सेल की क्लास में। कुछ फार्मूलाज भी थे और टूल्स के बारे में भी इंट्रो था। बहुत ही बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीके से मैंने जितना हो सकता था एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इजीली समझ में आ रहा है, आपको मेथड पसंद आ रहा है हमारी टीचिंग का, तो कमेंट ज़रूर करके बताएं अपनी राय कि आपकी क्या राय है हमारे टीचिंग के मेथड के बारे में। और आपने कोशिश करना है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियोस की भी हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके वो क्लास देख लें, आपको उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है एक और क्लास के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।